तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 22 का जो कबीर का विशेष अध्ययन है उसके चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के फुल चैप्टर सॉल्यूशन लगभग हम लोग 3 या 5 से 6 वीडियो में कवर कर लेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, कबीर के युग की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे कि कबीर के समय की राजनीतिक स्थिति जैसा कि दिए गए पाठ में वर्णित है तो बेहद अस्थिर और अराजक थी। मतलब जो पाठ दिया गया है उसमें कबीर के समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही अराजक फैली हुई थी, अस्थिर था। ठीक है, यह काल जो था वो तुगलक वंश के पतन से लेकर लोदी वंश के शासन और अंततः मुगल वंश की स्थापना तक फैला हुआ था। मतलब यहाँ पे जो तुगलक वंश था, लोदी वंश था, उनका जो शासन चल रहा था भारत में, उसी समय कबीर का राजनीतिक स्थिति भी हमारे सामने आता है और मुगल वंश की स्थापना तक ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इस दौरान भारत का राजनीतिक परिदृश्य विघटन, आंतरिक संघर्षों और विदेशी आक्रमणों से भरा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, जिसमें से हमारा पहला है कबीर के युग की राजनीतिक स्थिति, जिसमें पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे राजनीतिक विघटन और अराजकता। मतलब अराजकता चारों ओर फैला हुआ था, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं था। ठीक है, और राजनीतिक विघटन घट रहा था। तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो राजा थे हर्षवर्धन, उनकी मृत्यु के बाद ही भारत में राजनीतिक रूप से भारत जो था वो राजनीतिक रूप से बिखर गया था। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई उसके बाद भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बिखर गया था। पाटलिपुत्र और कन्याकुब्ज से जैसे पुराने सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र अपना महत्व खो चुके थे। ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र जैसे जो विशाल राजनीतिक केंद्र था वो सभी के सभी अपना वजूद खो रहे थे। छोटे छोटे राजे रजवाड़े आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे, जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो गई थी। और जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे वो सभी अपने में ही संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, इसलिए उनको प्रतिरोध करने की उनकी जो क्षमता होती है वो कम गई थी। दूसरे नंबर पर है इस्लामी आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त। मतलब 1186 में क्या हुआ, जो मोहम्मद गोरी द्वारा लाहौर पर विजय ने हिंदू शक्तियों को कमज़ोर कर दिया, जिससे मतलब लाहौर पर विजय किया मोहम्मद गोरी ने, जिससे हिंदू जितने भी व्यक्ति थे सभी की शक्तियाँ कमज़ोर हो गई, जिससे भारत पर इस्लामी आक्रमणों का रास्ता खुल गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भारत के राजनीतिक भविष्य को ही बदल दिया था, क्योंकि उस समय उससे पहले इस्लामी कोई नहीं आया था, लेकिन 1186 के बाद मोहम्मद गोरी द्वारा लाहौर विजय करने के बाद भारत में इस्लामों के लिए जो रास्ता था वो खुल चुका था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा तैमूर का भयावह आक्रमण, जो कि 1393 ईस्वी में तैमूर का यहाँ पर तैमूर का सुनियोजित और भीषण आक्रमण हुआ। तैमूर ने आक्रमण किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत को इस्लामिक राज्य में बदलना था। ठीक है, तैमूर का मुख्य मतलब लक्ष्य था कि भारत जैसे देश को इस्लामिक राज्य बनाना था। इस हमले ने दिल्ली की सत्ता को बुरी तरह से हिला दिया और व्यापक अराजकता फैलाई। मतलब इस जो मंसूबा बनाकर आया था उसने पूरी तरह से दिल्ली जैसे सत्ता को पूरी तरह से हिला दिया था। उसके बाद है दिल्ली की कमज़ोर सत्ता। मतलब तैमूर ने आक्रमण किया और आक्रमण के बाद दिल्ली की सत्ता पूरी तरह से निर्जीव हो गई थी, मतलब उसमें अब शक्ति नहीं रह गई थी। तो सैयद वंश के शासक कमज़ोर और कायर साबित हुए, जिससे शासन व्यवस्था चरमरा गई और इसका लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। मतलब सैयद वंश के तुगलक वंश के बाद सैयद वंश जो अंतिम आता है उसके बाद जब इसकी शक्ति कमज़ोर हो गई तब बहलोल लोदी ने उस तुगलक वंश पे कब्जा किया और उसको नाम दिया लोदी वंश। ठीक है, उसके बाद आता है सिकंदर लोदी की कट्टरता। लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी के कुशल प्रशासक होने के बावजूद इस्लाम का कट्टर समर्थक भी था। मतलब लोदी वंश जो था वो सिकंदर शासक था। सिकंदर लोदी के एक कुशल और शासक मतलब प्रशासक होने के साथ साथ वो क्या था, एक इस्लामिक कट्टर भी था। ठीक है, उसकी धार्मिक कट्टरता ने बहुत संख्यक हिंदू जनता के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी और उसने कबीर जैसे संतों को भी अपने निशाने पर लिया था। मतलब सिकंदर लोदी ने
कबीर को अपने निशाने पर लिया था। उसके बाद का हमारा जो पॉइंट है वो है राज्य रजवाड़ों की निष्क्रियता। कबीर के समय के हिंदू राज्य रजवाड़े जितने भी थे अपनी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता के बावजूद इस्लामी दबदबे से भयभीत भी थे, क्योंकि राज्य रजवाड़ों की शक्ति कम थी और इस्लामिक जो भी आक्रमण हुए थे जिससे इस्लाम जो भी राजा बने उन सभी का दबदबा चल रहा था, उन लोगों का भय फैला हुआ था। वे भोग विलास और राजमहलों तक ही सीमित हो गए थे। उनका खर्च गरीबों को शोषण पर आधारित था। मतलब यहाँ पे राज्य रजवाड़ों की जो भोग विलास थी वो राजमहलों तक ही सीमित थी, उससे बाहर नहीं जा सकते थे। जनता की निराशा भी इसमें देखने को मिलती है। इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण आम जनता को न तो इस्लामी शासकों से और न ही अपने हिंदू वर्चस्वशाली समुदायों से किसी तरह के उद्धार की उम्मीद थी। चारों ओर शोषण और निराशा का माहौल था। मतलब एक ऐसा समय चल रहा था जहाँ पे इस्लामों से तो बचने की कोई उम्मीद लग ही नहीं रही थी, साथ में अपने जो हिंदू वर्चस्वशाली समुदाय थे उनसे भी कोई किसी तरह की आशा नहीं की जा सकती थी उस समय में। कठोर दंड व्यवस्था और क्षणभंगुरता थी। पाठ में ये बताया गया है कि कबीर ने अपने रचनाओं में राजसत्ता की क्षणभंगुरता और तत्कालीन कठोर दंड व्यवस्था का उल्लेख किया है। कबीर ने बहुत अपने कविताओं में ऐसा जिक्र किया है कि जो उस समय का जो दंड विधान था, जो कठोर दिया जाता था, जो पनिशमेंट दिया जाता था, वो बहुत ही कठिन दिया जाता था, जो उस समय की राजनीतिक स्थिति को भी दर्शाता है। मुगल शासन की शुरुआत 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 में ही बाबर ने इब्राहिम मतलब लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, जो कि एक नए युग की शुरुआत थी, जिसने बाद में अकबर के शासनकाल में हिंदू मुस्लिमों समन्वय को बढ़ावा दिया था। अब आता है हमारा अंतिम एक बिंदु है, जो कि राजनीति, धर्म और समाज का घालमेल, जिसमें कबीर युग में राजनीति, धर्मनीति और समाज नीति आपस में जुड़ी हुई थी। मतलब ये तीनों के तीनों जो नीतियां हैं वो एक साथ ही जुड़ी हुई थी। तो धार्मिक नेता जैसे काजी, मुल्ला, पंडित पुरोहित जो होते हैं, जो मतलब धार्मिक का काम जो संभालते हैं, शासकों से संरक्षण पाते थे और बदले में उनकी नीतियों को प्रभावित करते थे। इसी कारण कबीर को समग्र विकृतियों के विरुद्ध अभियान चलाना पड़ा था। मतलब चाहे किसी भी धर्म का काजी हो, मुल्ला हो, पंडित हो, पुरोहित हो, सबको अपने राजा की बातों को मानना पड़ता था और उसका संरक्षण राजा करते थे। तो कबीर ने देखा कि यहाँ पर विकृतियाँ हो रही है, तो इसके ऊपर भी कबीर ने आवाज़ उठाई। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि कबीर के समय की राजनीतिक स्थिति एक संक्रमण काल थी। कबीर के समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो संक्रमण काल थी, जहाँ पुरानी व्यवस्थाएं ढह रही थी और नई व्यवस्थाएं स्थापित हो रही थी। मतलब पुरानी जैसे कि लोदी वंश, तुगलक वंश, जो वंश था वो सभी के सभी खत्म हो रहे थे। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो रही थी। मतलब एक नया जा रहा था, दूसरे आ रहा था। इस अस्थिर और शोषणकारी वातावरण ने ही कबीर जैसे समाज सुधारकों को अपनी आवाज़ उठाने और धार्मिक तथा सामाजिक पाखंडों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया था। इन्हीं सब शोषण के कारण कबीर ने देखा था कि यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए जो कबीर थे उनको जगह मिल गया था और धार्मिक पाखंडों का विरोध करने के लिए उनको प्रेरित भी करता था। आखिर आवाज़ उठाएंगे तो उठाने से तो नहीं होगा, उठाने के बाद तो बहुत सारी बातों को रखना पड़ेगा। तो कबीर को वो सारी चीज़ें मिल गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो वातावरण था उस समय का, जो शोषण का तरीका चल रहा था उसके ऊपर उन्होंने, और जो पाखंड दिखाए जा रहे थे समाज में उसके ऊपर इन्होंने विरोध किया था। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 1 की जो क्वेश्चन आंसर जो हम लोगों ने लेकर आए थे उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे नंबर प्रश्न को लेकर, ठीक है। लेकिन इसको इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, सेकंड वीडियो में बात करेंगे। और सेकंड वाली वीडियो देखने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल के साथ बने रहें और इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं।